जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जीएस विषयों को पढ़ रहे हैं और उसमें भी आप देखिएगा 3 सीरीज हमारी चल रही हैं। एक मैथ वाली सीरीज चल रही है, जियोग्राफी चल रही है, दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तीसरी हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। तो हमने कहा था हम प्रतिदिन की करंट नहीं पढ़ेंगे, हम इतनी करंट अफेयर को जरूर पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम आसान हो जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और आज हम प्रारंभ करते हैं संविधान की क्लास और संविधान की स्टार वाली क्लास। मैंने कहा था वर्दी पाना है तो भैया वर्दी है अगर सपना तो आ जाएं भैया प्रयाग एकेडमी पर और उससे कर लें सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं भैया आगे। तो आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा था यहां से मैं चीजें आपको एक लेवल से करा रहा हूं भाई। अगर जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी तो एक लेवल था भाई, नॉर्मल नहीं था। आपको लगेगा कि एसआई के लिए ही क्लास चल रही है। आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था हम लोग पढ़ रहे थे अनुसूची। क्या पढ़ रहे थे भैया? अनुसूची। और इन अनुसूचियों में हमने 2 अनुसूचियां पढ़ ली थी और 2 अनुसूचियों में मैंने आपको 20 से 25 आर्टिकल पढ़ा दिए थे। यह है विशेषता इस क्लास की भैया, स्टार वाली क्लास की विशेषता यह है कि मैंने यहां पर आपको आर्टिकल पढ़ा दिए। अब हम बढ़ते हैं अनुसूची 3 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे भैया? अनुसूची 3 की तरफ। तो अब अनुसूची 3 क्या कहती है भैया? अनुसूची 3 बात करती है कि आप देखिएगा, पहले मैंने संघ की व्यवस्था की, फिर उसके कर्मचारी आए, उसने उन कर्मचारियों को वेतन दे दिया। भाई भैया वेतन दिया तो काम कराएंगे ना, काम, और काम के लिए क्या लेंगे? शपथ पत्र। भैया शपथ दिलाएंगे कि ये आपके कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। अगर कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हो तो मैं भैया आपको नहीं रखूंगा अपने पास। तो आइए देखते हैं कि अनुसूची 3 में किन किन पदाधिकारियों की शपथ की बात की गई है। किसकी बात की भैया? शपथ। सीधा टाइटल भी याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि अनुसूची 3 में क्या है भैया, तो अनुसूची 3 में शपथ है भैया। क्या है भैया? शपथ है। अब यहां से आ जाओ। तो अब शपथ किसकी है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे शपथ की। तो शपथ की जब बात करेंगे तो हम बात कर लेते हैं संघ के मंत्रियों की। संघ के मंत्रियों की शपथ। तो आपसे पूछ सकता है कि संघ के मंत्रियों की जो शपथ है वो किस अनुसूची में शामिल है या नहीं है। तो आप देखोगे हम शपथ टाइटल तो पढ़ लेते हैं। मान लो अंदर पूछ दिया आपसे कि निम्न में से किस पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। एक बार एग्जाम में पूछा गया निम्न में से किस पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, तो वहां पर आ गया अब भ्रम। भैया टाइटल पढ़ के काम नहीं चलेगा आप, क्योंकि परीक्षा का परिदृश्य बदलता जा रहा है, दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। तो आइए संघ के मंत्रियों की शपथ। अब संघ के मंत्रियों की बात करोगे तो याद रखिएगा एक चीज मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि इन संघ के मंत्रियों को जो शपथ दिलाएगा वो शपथ दिलाने वाले कौन से होंगे भैया? राष्ट्रपति होंगे। और इनकी शपथ का उल्लेख यहां पर नहीं है। क्लियर हो गया कि संघ के मंत्रियों की शपथ जो दिलाएगा वो राष्ट्रपति दिलाएगा। अब किसके कहने पर दिलाएगा? वो आपका पीएम होगा। तो यहां से याद रखिएगा जब संघ के मंत्रियों की बात कर देंगे तो प्रधानमंत्री की भी बात कर देंगे। प्रधानमंत्री की भी शपथ अगर आपसे पूछेगा तो आपका अनुसूची 2 में है। अब मान लो ये कह दे कि प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख या संघ के मंत्रियों की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, यह बन गया एक विशेष क्वेश्चन। आप तो खंड भी पहुंच सकता है, पर टाइटल तो आपको याद ही होना चाहिए ना कि संघ के मंत्रियों के बारे में जो उपबंध है वो कहां पर किए गए हैं। तो यहां पर याद करिएगा एक आर्टिकल आएगा 75 जहां पर संघ के मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किए गए, मंत्रियों के बारे में प्रावधान किया गया। और इसी के अंदर 75(4) में जाएंगे तो यहां पर आप देखिएगा शपथ का उल्लेख है। क्या है? शपथ का उल्लेख है। तो इसके बाद आगे बढ़ो तो ये जो संघ के मंत्री हो गए
भाई किसके मंत्री हो गए? संघ के मंत्री हो गए। अब बात करेंगे क्या राज्य के भी मंत्री आ जाएंगे? एक एक साथ पढ़ें तो भैया हाँ कह सकते हैं, राज्य के मंत्री भी होंगे। क्या होंगे? राज्य के मंत्री जो होंगे वो भी यहीं से शपथ ग्रहण करेंगे। तो भैया राज्य के मंत्री, तो जब राज्य के मंत्रियों की बात करेंगे, राज मंत्री की शपथ, क्या कह देंगे भैया? राज मंत्री की शपथ। तो राज्य के मंत्रियों की जो शपथ है वो भैया किस में हो जाएगी? 164। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? 164। तो याद रखिएगा कि संघ के मंत्रियों की शपथ 75, राज्य के मंत्रियों की शपथ 164। अब किस अधिकारी की शपथ का बात की गई है? तो भैया यहां पर अगर संघ के मंत्री हैं तो मतलब संसद के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? संसद के सदस्य हैं। तो यहां पर कह सकते हैं संसद के सदस्यों, संसद के सदस्यों की शपथ। तो भैया अब बात हो, तो ये संसद के सदस्यों की शपथ हो गई। अब आपसे मान लीजिए ये बात कह दे कि संसद के सदस्यों की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में है, और पूछेगा भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूछेगा, दरोगा बनने जा रहे हैं भैया। अब आप देखिएगा संसद के सदस्यों की शपथ हो गई तो 99, भैया अभी जुड़ जाइए, आसान हो जाएगा आपका दरोगा, आपका जो एसआई है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन से ही 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक भी क्वेश्चन अगर आप स्टार वाली क्लास को ले रहे हैं तो गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं आपको एक लिंक करके जोड़ के चीजें, अभी ये चीजें आगे आएंगी तो आपको आसानी से पता होगा संघ के मंत्रियों का कहां पर उल्लेख है, तो 75 में है भैया शपथ का। तो इतनी बात समझे। तो संसद के सदस्यों की भी शपथ हो गई। अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करेंगे तो यहीं पर याद रखिएगा राज्य विधानमंडल आएगा। कौन सा आ जाएगा भैया? इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर नीचे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें याद रखिएगा। तो अब बढ़ेंगे भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं यहां पर, तो याद रखिएगा, थोड़ा इसे रफ करते हैं फिर चलते हैं, कि जिससे चीजें आपके लिए आसान हो जाए। और पढ़ हम शपथ रहे, शपथ शपथ, ठीक है। अब मैंने कहा राज्य विधान मंडल, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। तो भैया राज्य विधानमंडल के सदस्यों की भी जो शपथ होगी वो कहां पर होगी? वो अनुसूची 3 में होगी भैया, कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की भी शपथ कहां गई? आ गए भैया 3 में आ गई, अनुसूची 3 में आ गई। अब बात करेंगे तो यही राज्य विधानमंडल का अगर कह दे कि राज्य विधानमंडल के सदस्य किस अनुच्छेद के तहत, राज्य विधानमंडल के सदस्य किस अनुच्छेद के तहत शपथ धारण करते हैं, तो याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की जो शपथ का उल्लेख है वो भैया आर्टिकल 188 में किया गया है। किस में किया गया है? 188 में किया गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आओ तो भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, और वो भैया है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी भैया? तो सुप्रीम कोर्ट है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, क्या होंगे भैया? न्यायाधीश होंगे। और इन न्यायाधीशों के शपथ का जो उल्लेख है, क्या है? शपथ का जो उल्लेख है, या जहां से शपथ लेते हैं, तो भैया ये शपथ जो लेते हैं, तो याद रखिएगा ये शपथ लेते हैं कहां से? अनुसूची 3 से। और किस आर्टिकल से लेते हैं? तो याद रखिएगा आर्टिकल 124। क्या करेंगे भैया? आर्टिकल 124 के तहत शपथ लेंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे
उनकी शपथ का उल्लेख या किस आर्टिकल से लेंगे, तो 124 से लेंगे भैया, 124। अब बढ़ते हैं आगे और याद रखिएगा कि इन न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है भैया, क्या करता है, शपथ दिलाता है। तो शपथ दिलाने वाला कौन सा हो जाएगा भैया, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा भैया। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो यहां से याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने वाला अधिकारी कौन सा है, तो भैया शपथ जो दिला रहा है वो दिलाने वाला कौन सा हो गया, आपका राष्ट्रपति हो गया। इसके बाद जाओगे तो हमने कहा था भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, क्या कहते हैं भैया इसे, कैग। तो आप देखिएगा ये कैग का है। अगर इसको भी आए कि आपको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको भी कौन दिलाएगा शपथ, तो राष्ट्रपति ही दिलाएगा। तो अब आप देखिएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी शपथ कहां पर आ गई भैया, तो वो आ गई भैया आपकी अनुसूची 3 में। तो आपको देखो मैं एक एक नई नई जानकारियां निकाल के दे रहा हूं, नए नए तथ्य करा रहा हूं और जोड़कर संविधान पढ़ना सिखा रहा हूं कि एक जगह अगर चीजें कर लें, अगर लिंक कर लें तो आसान हो जाती हैं चीजें। और भैया आसान बनाना है आपको जीएस विषय को। जिनको नहीं समझ में आती हो जीएस, एक बार क्लास अवश्य लें भाई। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो एक बार पढ़ के देखें, आपको मैं दावा करता हूं चीजें समझ में आएंगी। और लगातार अगर मेरे साथ जुड़े तो आपकी वो भी समस्या खत्म हो जाएगी कि आप जीएस को कर नहीं पाते हैं। जीएस को मैं आसानी पर, मैंने कहा उंगलियों में सिखा दूंगा जीएस। आप उंगलियों में रटेंगे कि कहां पर क्या है। आप देखिएगा, एक बार लेके तो देखिए स्टार वाली क्लास को। अब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अब इसकी भी बात करते हैं। इसके शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, आपसे पूछेगा। तो भैया यहां पर आर्टिकल आ रहा है कौन सा, आर्टिकल 148 आ रहा है भैया। कौन सा आ रहा है, आर्टिकल 148 आ गया भैया। तो भैया 148 किसकी शपथ की बात कर रहे हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये मैंने अनुसूची 3 में इतनी व्यवस्थाएं बताई। आप बात करोगे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट की आपने बात कर ली, तो इसका रफ कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसे रफ करूं, फिर हम लोग बढ़ जाएं भैया आगे की ओर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहीं पर एक चीज याद रखिएगा, और वो चीज होगी क्या, अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ यहां पर है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी शपथ यहीं पर होगी भैया। उच्चतम और उच्च दोनों में अंतर है। उच्च को हम लोग कहते हैं ऐसे हाई कोर्ट, क्या कह देंगे भैया, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश, अब इनकी शपथ, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ क्या कर देंगे भैया, शपथ। तो यहां पर जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनको शपथ कहां से मिलती है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 219 के तहत। किस आर्टिकल के तहत मिलेगी, आर्टिकल 219। इसका ले लें आप सब लोग स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। या इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ेंगे तो अब हम चलेंगे भैया अनुसूची 4 की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे भैया, अनुसूची 4 की तरफ। अब अनुसूची 4 में क्या है, तो आइए देखते हैं। तो भैया अनुसूची जो 4 है हमारी, तो इस अनुसूची 4 में राज्य सभा, क्या भैया, राज्यसभा की सीटों, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, आवंटन। तो अब ये बात कह रहे हैं राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अब किसके बीच कह रहे हैं, तो राज्यों के बीच, कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो किस आधार पर दिया जाएगा। तो यहीं से एक बात समझ लो कि जो राज्यसभा है
तो राज्यों का जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है वो आप देखोगे अनुपातिक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है भैया। कैसा प्रतिनिधित्व है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। अनुपात के अनुसार जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमने राज्यों को सीटें आवंटित की हैं। क्या की है? जिसकी जितनी जनसंख्या। तो आइए देखते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या तो भैया हमारी है। किसकी भैया? हमारी। क्यों? हम भैया हैं उत्तर प्रदेश वाले। कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश वाले। और उत्तर प्रदेश मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या हम भैया हमारी है। किसकी भैया? यूपी की है। और यहीं पर जब सबसे कम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सबसे कम की बात करेंगे कि सबसे कम जनसंख्या, क्या कहेंगे? सबसे कम जनसंख्या। तो भैया सबसे कम जनसंख्या जो आएगी वो किसकी आ जाएगी? वो सिक्किम की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? सिक्किम की आ जाएगी। कि भैया याद रखो ये चीजें भी मैंने कराई थी मैथ वाली क्लास में। तो जिन लोगों ने, जो लोग भी मैथ वाली क्लासों को नहीं देख रहे हैं वो देखें जाके। और करंट अफेयर कम से कम में ज्यादा लें, कम से कम में ज्यादा लें। ज्यादा पढ़ना नहीं है, रोज 1 घंटा। अगर हम रोज 1 घंटा करंट को देंगे और तो आप देखिएगा चीजें फिर बिगड़ जाएंगी, विषय नहीं कंप्लीट होगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। तो भैया राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलेंगी? सबसे ज्यादा सीटें। और सबसे ज्यादा सीटें अगर जिसको मिलेंगी वो मिलेंगी भैया उत्तर प्रदेश को, और मिलेंगी 31। और सिक्किम को 1 सीट मिलेगी। कितनी सीट मिलेगी? 1 सीट। इसको 31 सीट मिली क्योंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो अनुपात के आधार पर हमने सीटों का बंटवारा किया। और भी पढ़ सकते हो, यहीं पर आर्टिकल 4 को देख सकते हो क्योंकि राज्यों की बात की जा रही। और दूसरी बात आर्टिकल 80 जिसमें राज्यसभा का सीधा सीधा उल्लेख है। क्या है? तो यहीं से एक आर्टिकल याद कर लो, राज्यसभा। कि भैया राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत आई है? तो आर्टिकल 80 के तहत आई है। और सुनिए, और व्यवस्थाएं जब हम राज्यसभा को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पढ़ तो बहुत कुछ सकते हैं पर उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए भैया अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इतनी बात याद रखिएगा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। एक चीज बस ये कर लो कि राज्यसभा की अगर आपसे सीटें पूछ दे तो एक तो वर्तमान में सीटें होंगी। जैसे वर्तमान में कह दें कि राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है, तो भैया वर्तमान में अगर सीटों की संख्या पूछता है तो आपकी हो जाएगी 245। कितनी हो जाएगी भैया? 245 हो जाएगी। कितनी हो गई भैया? 245। पर एक क्वेश्चन और, अगर यहीं कहते अधिकतम, क्या कहते भैया? अधिकतम सीटों की संख्या, तो भैया अधिकतम वाले ऑप्शन में बदल गई बात। और बदलेगी क्या? अधिकतम सीटों की संख्या हो जाएगी भैया 250। कितनी हो गई? 250। तो राज्यसभा की वर्तमान में सीटें 245, अधिकतम सीटें कितनी? 250। तो मैंने अनुसूची 4 को भी विधिवत तरीके से बताया है। और जिनको भी कोई कमी लगे तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं भैया। और कमी ना लगे तो इस स्टार वाली क्लास को फैला दो। और मैंने कहा है कि मैं चाहे 2 घंटे आगे चल के वीडियो बनाने पड़े, आपका कोर्स उतना मैं कराऊंगा जितने से आपकी परीक्षा में आपके ऊपर से दबाव मुक्त हो जाए। पर दबाव मुक्त होना है तो भैया ले लें स्टार वाली क्लास को और बन जाएं, धारण करें वर्दी। और अगर वर्दी पानी है तो भैया पढ़ना होगा, और पढ़ना होगा और किसके साथ? प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब के साथ जुड़ना होगा। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। हमारी क्लासें जीआईसी स्कूल के सामने संचालित होती हैं। तो भैया आगे चलते हैं, और आगे चलने के पहले आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे अनुसूची 5 की। किसकी बात करेंगे भैया? अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 आप देखोगे भारत में जो समाज सामाजिक आधार पर
शैक्षणिक आधार पर आप देखिएगा पिछड़ा है, उस समाज को हम उठाने की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो अनुसूची 5 है, अनुसूची 5 में हमने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, क्या कहेंगे भैया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन, भैया के प्रशासन, भैया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध, भैया बारे में उपबंध। तो यहां से याद रखें कि मैंने कहा उपबंध, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध, कि भैया कि इनको हम कुछ विशेष सुविधाएं देंगे। और विशेष सुविधा के देने के लिए आगे जाएंगे तो हम जब भाग पढ़ेंगे तो भाग 10 में आप देखोगे SC ST के प्रशासन के बारे में एक व्यवस्था अलग से दी गई है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 244, और उस आर्टिकल 244 में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। तो उसको, इस बात को हम जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो आर्टिकल 244, तो याद रखिएगा कि अगर ये अनुसूची पूछे तो 5 याद रखिएगा, आर्टिकल पूछे तो आप देखिएगा 244 याद रखिएगा, भाग पूछे तो 10 याद रखिएगा। तो आप देखिएगा मैं आपको एक एक चीज निकाल कर दे रहा हूं, एक अलग व्यवस्था दे रहा हूं। पढ़ा तो आपने होगा भैया, पढ़ा तो होगा, पर एक नया तरीका दे रहा हूं भैया, एक नया तरीका दे रहा हूं, एक यूनिक है भैया। आप देखोगे इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, ये मैं दावा करता हूं। चीजें आती भी होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भैया इसका भी ले स्क्रीनशॉट, एक चीज है साथ ही स्क्रीनशॉट ले दोनों अनुसूचियों का। तो अब आप देखिएगा अनुसूची, सॉरी ये 5 थी भैया, कितनी थी 5, और ये अब आ जाएगी 6। तो आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि मैंने चीजों को लिखा कुछ और है, निकल कुछ और आता है। तो भैया मैंने कहा था कि मुझे ऑनलाइन का थोड़ा कम अनुभव है, ऑफलाइन का काफी अनुभव है। तो आप देखोगे ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि कभी कभी बच्चों का जो होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं पर आप देखोगे किसी बात पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें क्या होता था कि मैं थोड़ा गड़बड़ कर देता था कि बताया कुछ और बोल कुछ और दिया। तो वो टोकते थे इसलिए कि वो सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और वही थोड़ी आदत यहाँ पर भी है, और वो आदत धीरे धीरे मेरी सही कर लूँगा, ठीक है, और वो सही भी हो जाएगी। तो अब आप देखिएगा भाग 10, भाग SC ST आर्टिकल 244, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कहा जाएगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जन, इसको स्क्रीनशॉट ही ले ले, अलग ही कराता हूं जिसमें एकदम समझ में आए चीजों को। तो भैया बात वही है कि यहां पर जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति था, वहां पर केवल जनजाति आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? वहां पर केवल जनजाति आ जाएगा। और वो बात क्या कहेगा अनुसूची 6 में, और वो अनुसूची 6 में ये बात कहेगा जनजाति, वो भी कैसी? अनुसूचित जनजाति। जैसे हम कह सकते हैं ST जनजाति, ठीक। अब जनजाति के प्रशासन जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पर कैसा? ये उपबंध कुछ विशेष राज्यों के लिए भैया, क्या कह सकते हैं? केवल कुछ विशेष राज्यों के लिए, जो अनुसूचित जनजाति के लिए नए उपबंध आए, तो वो केवल कुछ जातियों के लिए, कुछ राज्यों के लिए। क्यों? क्योंकि भैया कि अनुसूची 5 भी तो कह रही है SC ST के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध, जो इनको अधिकार दिए जाएंगे, इनके अधिकार क्षेत्र होंगे, वो अनुसूची 5 कह रही है। परंतु अनुसूची 6 क्यों लाना पड़ा?
अनुसूची 6 कहती जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में पर कुछ विशेष राज्य, और उन विशेष राज्यों को देखते हैं। जैसे आपका आ जाएगा असम। कौन सा आगे भैया? असम। असम के बाद जाओगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा? मेघालय। कौन सा मिल जाएगा? मेघालय। और मेघालय के बाद मिल जाएगा आपको त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपको मिल जाएगा मिजोरम। तो याद रखिएगा कि ये आपके अनुसूची 6 वाले राज्य कभी कभी पूछ सकता है कि निम्न में से किस राज्य का उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है। तो भैया किसका उल्लेख कर दिया अनुसूची 6 में? तो असम का कर दिया, मेघालय का कर दिया, त्रिपुरा का कर दिया, और कर दिया भैया मिजोरम का। और अनुसूची 6 में क्या है? जनजाति। याद रखेंगे, थोड़ी सी गलती कर दी तो हमारा क्वेश्चन चला जाएगा भैया, हमारा क्वेश्चन चला जाएगा। और जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ले रहे हो आप स्टार वाली क्लास को। इसका भी लें स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं भैया आगे। तो अनुसूची 7 कहां पर बढ़ेंगे? अनुसूची 7 की तरफ। और आप देखिए मूल अनुसूचियों में सेकंड लास्ट है। अब अनुसूची 7 में, तो अब अनुसूची 7 में आप देखिएगा, इस अनुसूची 7 में एक विषय है सूची। और सूची में आप देखिएगा, अभी मैं आपको भाग पढ़ाऊंगा तो भाग 11 है, संघ राज्यों के बीच संबंध। तो अब संघ राज्यों के जो विषय हैं, कानून बनाने के विषय हैं कि किन विषयों पर संघ कानून बना सकता है, किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, उसकी बात आपकी सूची में की गई। और सूची इसीलिए आप देखिएगा 3। आपको आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको भाग 1 में एक एक चीज क्लियर करूंगा, इन चीजों को और आप थोड़ा विस्तार दे पाएंगे, और थोड़ा विस्तार दे पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा आपको एक स्तर से पढ़ाऊंगा, एक लेवल होगा। और अब देखिएगा एक लेवल और भी निःशुल्क है। तो भैया जुड़ जाएं भी स्टार वाली क्लास के साथ और दबाव मुक्त हो जाएं। तो भैया सूची में आओगे तो हमने कहा कैसी सूची आएगी? संघ, संघ सूची। कि भैया अनुसूची 7 में पहली सूची कौन सी हो गई? संघ। संघ के बाद जाओगे राज्य। कौन सी जाओगे भैया? राज्य सूची। अब यहां पर क्या होगा? इस संघ के विषयों पर केवल कानून बना सकता है कौन? केवल कानून बना सकती भैया आपकी केंद्र सरकार या आपकी संसद। ठीक। और राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है विधानमंडल। मतलब ये दोनों आपस में कभी संघर्षरत ना हो, इसलिए हमारे संविधान वेत्ताओं ने इनको अलग अलग विषय दे दिए। और एक विषय दे दिया कि मान लो कोई लोकहित के मुद्दे हैं, उन पर संघ भी बना सकता है और राज्य भी, तो उससे कह दिया समवर्ती। क्या कह दिया भैया? समवर्ती। कि जिस सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वो सूची कहलाई समवर्ती सूची। कौन सी सूची कहलाई? समवर्ती। भैया आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिएगा इस संघ सूची में मूल विषय होंगे, और मूल के साथ जाओगे तो वर्तमान विषय होंगे, और इन विषयों पर मैं चर्चा भी करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। और यहां पर भी जाओगे तो आपको मूल विषय होंगे, और यहां पर जाओगे तो कैसे होंगे? वर्तमान होंगे। कैसे होंगे? वर्तमान। और यहां पर भी जाओगे तो आपको मूल विषय मिलेंगे, और मूल के बाद कौन से मिल जाएंगे? वर्तमान मिल जाएंगे। ठीक है। अब जब वर्तमान आ गए तो यहीं से चीजों को याद करते हैं कि संघ को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो भैया जब मूल की बात करोगे तो 97 विषय किसकी सूची में है? संघ। तो याद करो कि संघ सूची के विषयों की संख्या मूल कितनी थी? तो मूल भैया 97 थी। आगे बढ़ेंगे तो जब हम बात करेंगे वर्तमान की, तो वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। वर्तमान में कितने विषय भैया? 100 विषय हैं। तो अगर कुछ जगहों पर आप देखोगे थोड़ा चेंज मिल रहा है, उसको हम आगे देखेंगे। 97 और 98 मतलब 2 विषय कम हुए, तो उन पर बात को चर्चा करेंगे। तो अभी मूल आएंगे समवर्ती।
तो समवर्ती में भैया मूल विषयों की संख्या 47 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 47 हुआ करती थी। और ये जो 47 है, बात समझे, अब वर्तमान में 52 तक पहुंच गई है। कितने तक पहुंच गई है? 52 पहुंच गई है। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितनी संख्या है? तो भैया वर्तमान में संख्या कितनी है? 52। कितनी भैया? 52 है। आगे बढ़ोगे तो राज्य सूची, और राज्य सूची के विषय पर जाओगे तो राज्य सूची में संख्या थी 66, 66 थी भैया। अब आ जाओ वर्तमान में, हो गई संख्या 61, क्योंकि यहां के विषयों को हम कहां पर शामिल करते चले जा रहे हैं? यहां पर चलते जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि राज्य सूची के विषय में प्रमुख विषय पुलिस, भैया आप बनने जा रहे हो दरोगा, तो दरोगा अगर बनने जा रहे हो तो किस विषय का आपका है विषय? तो राज्य। और सुनिए, अगर आप जा रहे हो एसएससी जीडी, कौन सा? एसएससी जीडी, तो वो किसका विषय? संघ। भैया सशस्त्र बल, रक्षा बल, आपकी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, नभ सेना, सब पर कानून कौन बनाएगा? आपका केंद्र बनाएगा। अब पुलिस के बाद आओ तो आपने देखा एक स्वास्थ्य, क्या भैया? स्वास्थ्य। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछ लिया गया था, स्वास्थ्य किस सूची का विषय? तो मैंने आपको बता रखा है कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, पर वर्तमान में जाओगे तो आपको केंद्र इस पर कानून बनाता दिखेगा, आयुष्मान, आयुष्मान भारत योजना या आयुष्मान योजना। अब देखोगे स्वास्थ्य की योजना है, एक परिवार को 5 लाख तक बीमा फ्री है। पर अगर राज्य सूची के विषय में लोकहित मुद्दे पर बनाया उसने कानून, बाध्य नहीं। अगर राज्य उसे लागू करना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं चाहता है तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? उसका विषय। दूसरी बात करोगे स्वच्छता, स्वच्छता। अब स्वच्छता की बात करोगे तो भी किसका विषय है? राज्य का विषय। आगे बात करोगे तो जैसे कृषि, कृषि भी किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। समवर्ती में जाओगे तो जैसे शिक्षा, ठीक है। अब आप संघ सूची में जाओ तो जैसे रक्षा, कौन सी भैया? रक्षा। आपके विदेश मामले, विदेश मामले, ये सब आप देखिएगा आपके संघ सूची में जाएंगे। और आप देखिएगा इन विषयों पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक आध विषय आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं धीरे धीरे आगे क्लास लेकर आऊंगा, उसमें इन्हीं विषयों पर केवल चर्चा करूंगा कि ये होते क्या है, कैसे होते हैं। पूरी एक क्लास होगी, क्योंकि यहां से चीजें आपको विस्तार से चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। चलिए इसका भी लें स्क्रीनशॉट और हम बढ़ जाएंगे आगे की ओर। ले लीजिएगा भैया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे अब सूची कौन सी आएगी? 8वीं अनुसूची आएगी भैया। कौन सी अनुसूची आएगी? 8 नंबर की अनुसूची आने वाली है। कितने नंबर की? 8 नंबर की अनुसूची आने वाली है। अब जब 8 नंबर की अनुसूची की बात करेंगे तो जैसे ही 8 नंबर अनुसूची आई, आइए देखते हैं कि 8 नंबर अनुसूची में क्या होता है। तो 8 नंबर की अनुसूची आओ, और 8 नंबर की अनुसूची में पहली बात करेंगे नंबर 8, अंतिम अनुसूची मूल संविधान में शामिल। कैसी भैया? मूल में, मैंने अंतिम नहीं कही, मूल संविधान की अंतिम अनुसूची। और इसमें आप देखोगे इस अनुसूची में बात की गई भाषा। किसकी बात की गई है? भाषा। कि भारत की भाषाएं कौन कौन सी होंगी, उस भाषा के बारे में बात की गई अनुसूची 8 में। तो आपसे कह सकता है कि हिंदी का उल्लेख किस अनुसूची में है, उर्दू का उल्लेख किस अनुसूची में है, असमिया का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आपको फुटकर नहीं करना है, सीधे 8 पे जाना है। और 2 बातें, एक तो मूल संविधान में अनुसूची और दूसरी वर्तमान में अनुसूची। आपसे कहेगा भैया कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी,
तो भैया याद कर लो कितनी थी, तो 14 थी। कितनी भैया? 14। कि भारत जब आजाद हुआ तो उसने कितनी भाषाओं को शामिल कर लिया? 14। किसी एक भाषा को थोपा नहीं। और यही भारत की अखंडता का एक प्रमाण भी है कि कभी कोई टूट फूट नहीं हुई भारत। इसी के साथ बनने वाला पाकिस्तान टूट गया है, पर भारत एक अखंड भारत था और है। अब आप देखिएगा वर्तमान में जाओ तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या हो गई 22। कितनी हो गई भैया? 22। अब इसी भाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाषा की बात करेंगे। तो आप देखिएगा हमारे संविधान का भाग है 17 और भाग 17 में बात की गई राजभाषा। और राजभाषा का जो उल्लेख है वो भैया है 343 से 351। ये भी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी मैं चर्चा आगे करूंगा। तो अनुसूची 8 भाषा और राजभाषा का उल्लेख कहां पर है? आप देखिएगा 17 में 343 से 351। और यहीं पर याद रखिएगा हमारी मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 है और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है। अब अगर हम कह दें कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है तो नहीं, राजभाषा है। कौन सी है? राजभाषा। और राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी को अपनाया गया 14 सितंबर 1949। कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949। और इसी 14 सितंबर को मनाते भैया राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते भैया? थोड़ा दिक्कत है भाई। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को गई अपनाई और इसमें राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। तो अब ये बात, अब भैया बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहां से पता चल गया, इसका ले लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसे हम रब करते हैं। तो अब आप देखिएगा अगर मूल भाषाएं 14 है, कितनी भैया? 14। तो अब ये 14 भाषाओं और आज 22 है। तो हमने कहा था कि एक चीज, एक आर्टिकल आपको शुरू में बताया था और वो आर्टिकल बताया था 368। और 368 में क्या था? संविधान संशोधन था भैया। क्या था भैया? संविधान का संशोधन। कि जब हमें कोई चीज लानी है तो हम 368 का प्रयोग करेंगे, अगर कुछ हटाना है तब करेंगे। तो अब यहां पर हमने, आप देखिएगा कितनी भाषाएं बढ़ा दी? तो 8 भाषाएं बढ़ा दी भैया। तो आप देखिएगा कि हमने प्रथम जो संविधान संशोधन किया अनुसूची 8 में, तो वो किया भैया 21वां संविधान संशोधन। और याद रखिएगा जो 21वां संविधान संशोधन है, वो संविधान संशोधन हमने जो किया है वो किया है भैया किससे? 21वां। और भाषा जोड़ी हमने सिंधी। तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन अनुसूची 8 में जो किया गया है वो किया गया है 21वां। और कौन सी भाषा जोड़ दी गई? सिंधी। अब आगे चलते हैं। तो आगे आएंगे तो यहीं पर एक संविधान संशोधन हुआ 71वां। कौन सा? 71वां। और 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो जोड़ी गई इसमें, वो भैया जोड़ी गई कौन सी? तो आप देखोगे कि 2 संविधान, एक 71वां और एक 92वां। 92 से जोड़ी गई तो देख लेते हैं। बोडो डोंगरी, कौन सी जोड़ी गई है? बोडो डोंगरी। मैथिली और फिर संथाली। तो 92 को मैंने पहले पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं 91 को। तो यहां पर आओ कोकड़ी। कौन सी भैया? कोकड़ी। कोकड़ी के बाद जाओ
तो भैया आपकी आ जाएगी मणिपुरी और तीसरी आ जाएगी नेपाली। तो आप याद रखो, इसको हमने 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा, इनको हमने 92 संविधान से, तो 92 से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी, 71 से कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी और 21वें से भैया जोड़ दी सिंधी। आप देखोगे 2011 में एक संशोधन किया और भाषा एक थी उड़िया। कौन सी? उड़िया। तो इस भाषा को हमने कर दिया ओडिया। क्या कर दिया भैया? ओडिया। और ये जो हुआ वो 2011 में किया गया कि उड़िया को ओडिया कर दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, इसके लिए हमने कोई संविधान संशोधन नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लें इसका स्क्रीनशॉट। आप बढ़ते अगली अनुसूची 9 की तरफ। तो अब देखिए मूल संविधान की ये अंतिम अनुसूची थी। अब हम बढ़ी हुई अनुसूचियों को पढ़ते हैं। तो बढ़ी हुई अनुसूची में पहली अनुसूची हम पढ़ेंगे 9 और ये बहुत महत्वपूर्ण अनुसूचियों में एक है। इसको हम समझेंगे और समझकर आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा चीजों को, तब समझ पाएंगे। तो अनुसूची 9, तो अनुसूची 9 की इतनी जरूरत हमें पड़ गई कि हमें प्रथम संविधान संशोधन के तहत लाना पड़ा। तो अब आप पहले समझो कि प्रथम संविधान का जो संशोधन है वो है क्या। तो भैया प्रथम संविधान संशोधन जो है वो है क्या, तो ये हुआ कब? तो पहला है तो 1951 में कर दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन कब आया? 1951 में आया। ठीक है, और 1951 में आया। तो यहीं पर चीजों को याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, कहा गया, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको, ऐसे मामले जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब आइए देखते हैं, जैसे मामले कौन है। तो हम कैसे भूमि से संबंधित हैं, भू से संबंधित हैं। कैसे भैया? भू से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं। तो हुआ क्या, भारत हमारा जब आजाद हुआ तो आप देखिए एक तबका था, उस तबके के पास संसाधन थे और एक तबका संसाधन विहीन था पूरी तरीके से, उसके पास संसाधन नहीं है। पर अगर संसाधन नहीं है, खेती किसानी नहीं कर सकते, हमारी खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, हमें पहनने की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो हमारा आजाद हुए क्या फायदा है। तो इसी कड़ी में भैया एक हमारे आएंगे विनोबा भावे। विनोबा भावे कौन से आएंगे भैया? विनोबा भावे। और भैया विनोबा भावे जी होंगे, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, भू आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला दिया? भू आंदोलन। अब भू आंदोलन में आप देखिएगा, इन जो विनोबा भावे जी ने, उन्होंने उन जमींदारों, उन सक्षम व्यक्तियों से अपनी जमीनों को दान देने के लिए कहा। और किनके लिए? जो भूमिहीन लोग हैं भाई, उनका भी जीवन है। अब वो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं तो उनको लगना चाहिए नहीं हम स्वतंत्र हो गए हैं। और विवेकानंद जी की एक बात है, उसे हमें याद भी रखनी चाहिए कि हर सक्षम नागरिक देशद्रोही है अगर वह वंचित तबके की मदद नहीं करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो धन का संचय करता है वह देशद्रोही कहलाएगा। कि भाई आपके पास करोड़ों की संपत्ति और एक आदमी के पास खाने की रोटी नहीं है, तो आप तो देशद्रोही हुए भाई। ये होती है असली देशद्रोही की परिभाषा। अब विनोबा भावे ने चला दिया कौन सा आंदोलन? भू। अब भू आंदोलन आप देखोगे बहुत व्यापक स्तर पर चला है। और इस पे क्या हुआ, बहुत सारे जमींदारों ने अपनी खेती किसानी दान में दे दी, खेती दान में दे दी। अब मान लो एक एग्जाम्पल समझो कि कोई किसान, और ये आप देखोगे जीवन से संबंधित मामला है,
किसी जमींदार ने 100 बीघे जमीन दे दी, उसके पास 200 बीघे जमीन थी, तो उसके पास बची कितनी? 100 बीघे। कितनी बीघे बची? 100 बीघे। अब जब 100 बीघे जमीन बची, अब मान लो उसके आगे चल के कई सारे बालक हो गए, तो ये बालक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि इनकी बात मौलिक अधिकारों की। और याद रखिएगा, जब कोई मामला हमारे मौलिक अधिकार का है, मौलिक अधिकार का है, तो याद रखिएगा जो मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षक जो संस्था है, क्या है? रक्षक जो है, रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, तो वो बातों को तो सुनेगी। तो अब अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, हनन होगा, तो हम कहां जाएंगे भैया? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल के तहत जाएंगे, तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट गए, तो पता लगा भाई उस समय जब उन्होंने दान दी तो कोई रजिस्ट्री थोड़ी ना कराई थी कि आपके नाम कर दिया था। तो हमें लगा कि इन मामलों को आगे चल के चुनौती मिलने लगेगी, तो इसीलिए हमने प्रथम संविधान संशोधन कर दिया। तो याद रखेंगे, अनुसूची 9 को हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा। अब है क्या? ऐसे मामले जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, भू संबंधित मामले। विनोबा भावे जी ने भू आंदोलन चलाया और मैंने ये चीज बता दी, पर आप देखोगे आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक समीक्षा की, 2007 में एक जजमेंट दिया, और 1907 में दिए गए जजमेंट में एक बात कही, अगर कोई मामला 1975 के बाद का है, क्या है? 1975 के बाद का है। इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 2007 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, एक निर्णय आया भाई, कि 2007 में एक निर्णय आया और निर्णय ने कहा कि 1975 के बाद के मामलों को, क्या कह सकते हैं, के मामलों को चुनौती दी जा सकती, चुनौती दी जा सकती, मतलब सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है, और कुछ कंडीशंस हैं कि इनको नहीं ले जाया जा सकता है। तो भैया अनुसूची 9 में भी मैंने आपको एक एक चीज बता दी जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि जब हम अनुसूची 9 को किसी किताब में पढ़ें तो बात ना समझ में आए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ले रखी है स्टार वाली क्लास, और किसकी? पंकज सर की क्लास। तो भैया इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब भैया इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगली अनुसूची होगी, और अगली अनुसूची क्या होगी वो हम पढ़ते हैं। तो भैया अगली अनुसूची हो जाएगी दल बदल। क्या बदल हो जाएगी? दल बदल। इसको समझते हैं। तो आप देखोगे कि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन है और जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि एक अनुसूची आई 10, और 10 में आया दल बदल कानून। कौन सा है भैया? दल बदल कानून। कि यहां पर एक बात की गई, और ये दल बदल कानून आया 52वें संविधान संशोधन थे, 52वां संविधान संशोधन। और ये जो 52वां संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ था 1985 में। तब भैया 92वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून आया। तो मैंने कहा कि भारत में देखो कि लोकतंत्र है, और इस समय क्या हुआ था? लोकतंत्र की, आपने सुना होगा कभी कभी एक शब्द आता है राजनीति में, लोकतंत्र की हत्या की जा रही। तो हत्या क्या है? तो आप देखिएगा कि आप ऐसे समझिए कि यहां पर संसद है, और संसद में जो सरकार बनती है वो लोकसभा से बनती है। किससे बनती है? लोकसभा से। और लोकसभा में आप देखिएगा वर्तमान में सीटें हैं 543। कितनी सीटें हैं? 543। क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन वाली सीटों का आरक्षण बढ़ाया नहीं गया, आगे बढ़ाया नहीं गया। तो अब आप देखिएगा एंग्लो इंडियन नहीं नियुक्त किए जाएंगे। तो सीटें ऐसे होता था 545 हो जाती थी, 2 एंग्लो इंडियन हो जाते थे। तो अब सरकार तो हमें इससे बनानी,
और कहा जाता है जिसके पास 50+1 हो जाए। तो यहां पर कहा जाता है 272 सीट जिसके पास आ जाए वर्तमान समय में, उसकी सरकार गठित हो जाएगी। आप समझिए इसको कि दल बदल कानून की आवश्यकता क्या हुई। अब मान लीजिए यहां पर किसी भी दल के पास 250 सीट आई और किसी दल के पास 240 आ गई। अब आप देखो कि दोनों नजदीक है, नियर अबाउट है। तो अब देखिएगा ये इनके सदस्यों को, ये इनके सदस्यों को, और या जो छोटी छोटी पार्टियां क्षेत्रीय, या आप देखोगे आपके निर्दलीय निर्वाचित होकर, अब यहां पर खरीद फरोख्ता चालू हो जाएगी, प्रलोभन चालू हो जाएगा। आप हमारे साथ आए, मंत्री बना देंगे, आप हमारे साथ आए, ये कर देंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे। तो भैया ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का शासन है। अब जनता ने आपको किसी विचारधारा के लिए चुना और आप पैसे और प्रलोभन के लिए दूसरे के पास चले गए, तो ये लोकतंत्र की हत्या हुई। कि कोई आप देखिएगा बड़ी पार्टियों में जैसे जाओगे तो बीजेपी, कांग्रेस, तो यहां पर मान लो अगर कोई कांग्रेस से चुना गया है और आगे चल के बीजेपी में चला जाता है, तो जिन लोगों ने इसको वोट दिया था वो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे और आप देखिएगा आगे चल के खरीद फरोख्ता हो गई। तो यहां पर इस कानून की हमें जरूरत हो गई। अगर कोई भी व्यक्ति दल बदल करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएंगी, दंडात्मक कार्रवाइयां की जाएंगी। और ये जो दल बदल है ये आया 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि ये दल बदल कानून क्यों आया, अनुसूची 10 को हम क्यों लाए। अब इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के पहले मैं इसको कर दूंगा भैया रफ। क्या कर देंगे? रफ कर देंगे। तो अगर भैया आनंद आ रहा हो पढ़ाई में और लग रहा हो कि मजेदार है वीडियो, मजेदार है पढ़ाई, तो भैया शेयर कौन करेगा? शेयर भी तो आपको ही करना है और सब्सक्राइब भी आपको ही कराना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये स्टार वाली क्लास पहुंचानी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सफलता में हमें भागीदार बनना है। और भागीदार बनाएगा कौन? आप। ठीक है, तो ये आपका काम है और मेरा काम मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं क्या? अनुसूची। अब नंबर 11 और नंबर 12 इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। नंबर 11 में कहा गया पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन या पंचायत कह दें, पंचायत। और 12 में कहा गया नगर पालिका। तो अब बात समझिए कि जब हमारा संविधान बन रहा था इन अनुसूचियों को हमने पंचायत को 73वें से जोड़ा, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा भैया? 73वां संविधान संशोधन। और नगर पालिका को जोड़ा 74वां संविधान संशोधन। तो अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेंगे कि नगर पालिका को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 73वें। पंचायत को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 73वें। अब एक बात पढ़ो, एक आर्टिकल 40 है, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। अब ये बात कहता है कि पंचायतों का गठन तो करेंगे जब राज्य सक्षम हुआ। तो राज्य सक्षम हुआ तो उसने पंचायतें दी और नगर पालिका दी। अब यहां से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये पंचायतों का गठन ही आपसे पूछ देगा, पंचायतों का संविधान संशोधन। अब यही याद रखिए कि जो पंचायतें हैं वो 29 विषय पर कानून बना सकती हैं। कितने विषय पर? 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया, कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। कितने विषय पर? 29 विषय पर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कभी कभी आ जाता है कि ग्राम पंचायत किस विषय पर कानून, जैसे गांव में बाजार लगवा सकती है, मेले लगवा सकती है, वहीं से चुंगी वसूल कर सकती है, गांव की साफ सफाई के मुद्दे हैं और कई सारे मुद्दे आ जाएंगे। नगर पालिका में आप देखो कि प्रमुख मुद्दा शहर की स्वच्छता का है और इसमें भी नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। कितने? 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो भैया मैं आपको अनुसूची करा रहा हूं, और अनुसूची कैसे? एक विधिवत ढंग से, विधिवत तरीके से समझाते हुए
मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी तथ्य में कोई भी कमी आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भैया इसको फैला दो ना, और जुड़ जाओ प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट। और अब हम बढ़ते भैया आगे की ओर। और मैंने कहा कुछ अगले वीडियो में चर्चा हम अनुसूची 7 पर एक विस्तृत रूप से करेंगे। कौन से विषय हैं और वो विषय कैसे काम करेंगे, क्या कानून बनेगा, किस के तहत बनेगा, इन सब विषयों पर करेंगे चर्चा, क्योंकि आपके साई में क्वेश्चन आने हैं। और एक दिन मैं आपको बस 5 वीडियो दूंगा और 5 वीडियो आप देखिएगा जो आईपीसी है उसमें आप करके आएंगे आसानी से, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज्यादा करना है। पर करेंगे कैसे? तो मैंने कहा मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको चीजें कराता हूं कि कई वर्षों का अनुभव है, कई चीजें आप देखिएगा अब आसान है मेरे लिए, तो वो चीजें मैं आपके लिए भी आसान कर लूंगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ें, और जुड़ने के लिए हमारे चैनल प्रयाग एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और जो लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो भी आ जाए भैया, कहाँ? उन्नाव, अगर हैं क्षेत्र उन्नाव के, जीआईसी स्कूल के सामने हमारी क्लासेस संचालित होती हैं। आपको बहुत ही आनंद के साथ मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों का काम है कि इसे शेयर करते रहें। तो आज हम यहीं लेते हैं भैया आपसे अलविदा, और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास होगी भैया हमारी कौन सी? आगे भागों को पढ़ेंगे। और मैंने कहा 3 सीरीज चल रही हैं, करंट, मैथ, स्टार। ये आपको दरोगा बना के मानेंगे भैया, हम दरोगा बना के छोड़ेंगे भैया। तो आज लेते हैं यहीं पर विराम और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।